तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का नॉलेज पिन के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों को पता है अभी हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि 4 जून को आप परिणाम देखेंगे कि किसकी सरकार बनती है। तो इसी बीच में एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज उठकर आती है क्या कि हमारा जो भारत देश है वो 100 टन का गोल्ड रिजर्व इंग्लैंड यूके से वापिस लेती है। तो आज हम इसी पूरे न्यूज को हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को, और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन में जिसको भी आप जानते हैं इस न्यूज को शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और साथ ही साथ अगर हम एक भारत के नागरिक हैं तो हमारी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस न्यूज को हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, अगर हम बात करें इस चीज की कि हमारे देश में हमने गोल्ड को, रिजर्व्स को मंगा लिया, वो भी 100 टन की अगर बात करें तो टोटल अगर हम देखें तो अप्रोक्स 1 लाख केजी गोल्ड। अगर हम इसको अमाउंट में कन्वर्ट करें तो कहीं ना कहीं अगर अभी जो बात करें 1 केजी गोल्ड की जो कीमत है वो है 74 लाख। कितना? 74,000। कितना? 74,000। और हमने कितना मंगाया है? 1 लाख करोड़, अप्रोक्स 74,000 करोड़ का हमने गोल्ड रिजर्व्स अपने देश में मंगा लिए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या सर ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, मोदी जी जीतने वाले हैं और मोदी जी गरीबों को या फिर लोगों को गोल्ड बांटने वाले हैं, इसलिए पूरे उस देश से, एक यूके से जो कि पहले किसी हमारे देश में राज करता था और बहुत सारे ऐसे देशों में राज करता था, जिस देश को भारत, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो खुद देश उस देश से खुद सोना पूरा का पूरा अपना वापस ले रहा है। क्या आप उस चीज की तो बात नहीं कर रहे हैं कि एक टाइम था हमारे देश में जो कि 1991 की पॉलिसी जब लेके आई गई थी, तो उस समय हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा था उस देश के पास जिस देश से आज हम गोल्ड ले रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा है क्या कि जो हमने गिरवी रखा था वो वापस मंगा लिया है? जी बिल्कुल नहीं। आज यही सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज इस सेशन में आप सभी लोगों को मिल रहा होगा। साथियों देखिए, इस स्टोरी को समझने के पहले कि आज की जो कहानी है कि भारत ने गोल्ड रिजर्व्स को वापस लिया, इस कहानी को समझने से पहले कुछ साल पहले कहानी जो कि 1991 में हुई थी, उस कहानी को समझते हैं ताकि आप आज के सेशन को बहुत ही अच्छे से, बहुत डीप में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ पाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1947 की, 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ ब्रिटिशर से, तो पहले हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास आजाद होते ही होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अब हमारे पास सारे रिसोर्सेस आ गए, सारी फैसिलिटीज मिल गई, हम बहुत डेवलप हो गए। जी बिल्कुल नहीं। हम आजाद तो हो गए, कोई मतलब एक जो दूसरा कंट्री था उसका कंट्रोल जो था वो तो खत्म हो गया हमारे ऊपर से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी, अभी भी देश में पॉवर्टी थी, अभी भी देश में भुखमरी थी। तो इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के लिए फिर इसके बाद गवर्नमेंट, हमारा जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार उस समय सत्ता में आती है, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीजें प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग कमीशन बनता है, हर 5 साल का बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारा देश एक कमी से जरूर जूझ रहा था, वो था पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी। इन सभी चीजों से जूझने, इन सब ये जो सारी चीजें हो रही थी, इनसे हमारा जो देश जूझ रहा था, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चलते ही जा रहा था। साथियों, इसीलिए इस भुखमरी को थोड़ा कम करने के लिए हमारे देश के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आती है। तो जब हरित क्रांति आती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, क्या हम ये समझते हैं उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय अप्रोक्स अगर हम बात करें 95%, कितना? 95% जो हमारे पूरे पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। गांव में रहने का मतलब क्या है इससे कि वो पूरी टोटली तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, इसका मतलब यह है कि सिर्फ खाने को मिल जाए, सिर्फ खाना हम लोगों को, क्योंकि जीवन यापन तो कुछ भी हम कितना भी कमा ले, कुछ भी कर लें,
जीवन यापन तो एक्चुअल में जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक कैसे चलेगा जीवन। तो उस समय ये चलता था। तो क्या सर उस समय मतलब कोई भुखमरी, फिर कैसे आप कह रहे हो कि 95% अगर हम एग्रीकल्चर 95% अगर हमारे रूरल पॉपुलेशन रह रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर करें तो भुखमरी किस बात की? भाई पॉपुलेशन जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग था उस समय सिर्फ हम एक टाइम का खाना रख पाते थे, एक टाइम का खाना कवर कर पाते थे। साथियों इसी बीच में पाकिस्तान से वॉर हुआ, इसी बीच में आप सभी लोगों को पता है चाइना से वॉर हुआ, हम कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाते ही रहे। अब उसी समय एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऑयल क्राइसिस, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही इंपैक्टफुल। ये ऑयल क्राइसिस, ये जो ऑयल क्राइसिस था, पहले हम क्या करते थे पता है, हमारे देश में ऑयल का प्रोडक्शन है नहीं, तो इससे क्या हुआ, हम दूसरे देशों से ऑयल को इंपोर्ट करते थे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी हमारी देश के डूबने का। जो 1991 में पॉलिसीज आई उसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट यही था कि हम इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। और क्यों डिपेंडेंट हुए थे इसको भी अभी हम समझते हैं। तो ये जो क्राइसिस आया था ऑयल क्राइसिस, तो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। उनमें से एक देश था इराक। कौन था देश? हमारा इराक। ये जो इराक देश है यहां से हम लोग खूब भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करते थे और फिर खाना पीना और बाकी चीजें भी इंपोर्ट करते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए था वो ऑयल वाला। अभी जो इराक उस समय में हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बहुत अच्छा मित्र। लेकिन होता क्या है कि ये फिर दिक्कत कहां पे है सर, ये ऑयल क्राइसिस फिर क्यों आया? तो दिक्कत यहां पे आई कि युद्ध छिड़ गया जब इराक और अमेरिका और जब हमारे क्या बोलते हैं और देशों में जब युद्ध छिड़ा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इराक पर हमला करना चाहा। ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्राइसिस स्टार्ट होता है। क्या? हम इराक से इंपोर्ट करते थे। अगर हम बात करें, ये है मान लीजिए इंडिया, इंडिया कहीं ना कहीं, और ये है मान लीजिए इराक, इराक इराक से ऑयल को इंपोर्ट करता। कौन? इंडिया इंपोर्ट। ठीक है, अब कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा और फिर ये यहां पे बीच में आ गया यूएसए। अब ये जो यूएसए देश है, यूएसए इस इराक पर हमला करना चाहता। क्या करना चाहता था? हमला। तो अब इसी बीच में जब युद्ध छिड़ा तो कहीं ना कहीं जो ऑयल के प्राइसेस हो गए वो बहुत ज्यादा ऑयल के प्राइसेस क्या हुए? इंक्रीज हुए। अब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ही आई कि पहले तो भाई हमारे पास खुद के लिए पैसा नहीं था, उसमें हम ऑयल को इंपोर्ट करते थे, वो भी मैक्सिमम कर्ज लेते थे। अब वो कर्ज में भी करते थे, अब उसी में पैसा और महंगा हो गया। अब पैसा और महंगा, अब एक बात बताइए, अगर हमें इराक को पेमेंट करना है तो क्या हम रुपए में पेमेंट करेंगे? ये लो भैया 10 रुपए ले लो या 20 रुपए ले लो, या रुपए में तो पेमेंट करेंगे नहीं, हम उसको करेंसी में पेमेंट करेंगे, या तो उसके करेंसी में या तो फिर डॉलर में पेमेंट करेंगे। अब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ही नहीं, वो पेमेंट है, और उसी में तेल का दाम और हो गया महंगा। तो अब हमें क्या? और डॉलर की जरूरत पड़ गई। अब जब हमें और डॉलर की जरूरत पड़ी तो अब इसी में आती है अमेरिका। अमेरिका हमारा हमेशा हमारे प्रॉब्लम का मौका परस्त मतलब है, हमेशा हमारा फायदा उठाया है। कैसे? कि अब हम अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमें डॉलर चाहिए, ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें डॉलर दे दीजिए, बहुत सारा नीड है, तो कृपया हम पर कृपा करें। अब यूएसए कहता है चलो ठीक है भैया हम तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन एक शर्त माननी पड़ी। क्या? देखिए मजबूरी का फायदा कैसे उठाता है ये। यूएसए कहता है इंडिया से कि देखो हम इराक पर हमला करना चाहते हैं। इस पर? इराक पर हमला कर, ये दुश्मन है, हम इराक पर हमला करना चाहते हैं। अब इराक पर हमला करना चाहते हैं तो हम अपने फाइटर जेट्स जो है ना वो आपकी जमीन पर उतारेंगे। किसके जमीन पे? इंडिया के जमीन। हम आपकी जमीन पर फाइटर प्लेट्स उतारेंगे, फाइटर प्लेन उतारेंगे, और फिर हम यहां से हमला करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत दूरी पड़ती थी। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिया का इसमें फायदा उठाए और हम आपको डॉलर पेमेंट। ठीक है चलो भाई मान लेते हैं। उसमें फिर धीरे धीरे दोस्ती थोड़ी सी कम हुई इराक और हमारे भारत देश। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यही नहीं रुका, ऑयल क्राइसिस तो था ही, ये तो बड़ा प्रॉब्लम था ही। इसके बाद धीरे धीरे हमारे पास जो इंपोर्ट है हम वो बढ़ाते गए। हम इंपोर्ट जो बढ़ाते गए, एक टाइम आया कि हम बहुत ज़्यादा ही कर्जे में हो। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था, जो फॉरेक्स था, वो बिल्कुल कम हो गया, खत्म लेवल पे था एकदम। ठीक है, अब जब ये खत्म लेवल पे था तो अब ये जब बात आती है 1990 की, 1990 में फिर ये एक प्रॉब्लम आता है कि भाई हम यहाँ पे देश से अब हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि भैया
हमारी इंपोर्ट, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमें यहां पे समझना क्या था, देखो ब्रिटिशर्स जो थे ना वो हमारे ऊपर 200 साल ऑलरेडी राज करके गए और हमें अच्छा खासा लूट के गए। ठीक है, अच्छा खासा लूट के गए हमें ब्रिटिशर्स। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब हमारा ना विदेशी जितने भी कंट्री थी उनके ऊपर, या फिर विदेशी जितने भी कंपनी थे उनके ऊपर से हमारा विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। भाई देखो, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आए, कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आए और आपको लूट के चला जाए, तो क्या आप कभी ऐसा मौका दोगे किसी दूसरे बाहर व्यक्ति को कि वो आए फिर से आपके घर में और ये सब चीजें बिजनेस करे? बिल्कुल नहीं चाहो, क्योंकि इस बात का मन में डर बैठा रहेगा। किस बात का डर? कि यार कहीं ना कहीं फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई थी तो वो ये लूटने के व्यापार से अपने मन में लेके आई थी, लेकिन हमें तो ये नहीं चीज पता था ना कि हमें लूटने के लिए आए हैं, हमें पूरा ये खाली करने के लिए आए हैं। हमें ये चीज इस चीज की जानकारी नहीं थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात का बिल्कुल जानकारी नहीं था और वो अच्छा खासा धीरे धीरे करके हमें लूट के। तो अब हमारे मन में ये डर हमेशा से अब बैठ गया 1947 के बाद कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, हम बाहरी देश के कंपनी को अपने देश में नहीं आने, क्योंकि अगर आने दिए तो फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें फिर से वो लूटने की फिराक में आए और फिर से लूट जाए। लेकिन कंट्री भी अब धीरे 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 डाउन जा रही थी। हमारी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। कारण इस बात का मेन यही था कि हमारे पास विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल था नहीं, विदेशी कंपनी नहीं थी, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ महीने और हम रुकते, कुछ साल और रहते, तो शायद हमें दिवालिया घोषित। ठीक है, अब यही हाल अभी पाकिस्तान, अगर ध्यान से, अब यहां पे होता क्या है साथियों, इसी डर से हम क्या कर रहे थे, विदेशी कंपनी जितनी भी थी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जितनी भी विदेशी कंपनी थी हमने उनको बिल्कुल मना किया था कि भैया हम आपको यहां पे नहीं आएंगे। क्यों? मैंने समझा दिया डर किस बात। लेकिन अब यहां पे इस समय प्रधानमंत्री बने थे हमारे भैया नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, और उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन। आप समझिए 1991 1 जुलाई की बात है, बात है 1 जुलाई 1991 को हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम डिसीजन लेते हैं अपनी करेंसी को 9% डीवैल्यू करने। डीवैल्यू करने का मतलब देखिए इकोनॉमिक्स वर्ड है, डीवैल्यू करने का मतलब यह है कि हम यहां पे ये डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 9% घटा दें। 9% घटाएंगे तो कहीं ना कहीं अब वो सामान और हम सस्ते में हमें बेचना। आप ऐसे इस बात को समझिए कि अगर ये पेन है, अगर ये पेन पहले 100 रुपए का कोई विदेश का अगर कोई खरीदना चाहता है इस पेन को, तो इस पेन को पहले मैं 100 रुपए में बेचता था, लेकिन अब मैं इसी पेन को 9 रुपए घटा दिया हूं और अब मुझे इस पेन को 91 रुपीज। इसका मतलब इस पेन की वैल्यू मेरी गिर गई। तो अगर हम देखेंगे तो 1 जुलाई 1991 हमने, सरकार ने डिसीजन लिया कि हम अपने करेंसी को 9% घटा देते हैं ताकि इससे एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी। मैं इस पेन की वैल्यू इसलिए घटाया हूं क्योंकि मैं इसको बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा और फिर हम अपने आ पाएंगे। यही उस समय नरसिम्हा राव कमेटी ने 9% घटाया। लेकिन और ज्यादा दिक्कत हुई तो जस्ट 2 दिन बाद ही 3 जुलाई को फिर से इसको 11% कर दिया। मतलब क्या, 2 दिन बाद ही इसको 9% घटाया था 1 जुलाई को, फिर 2 दिन बाद जस्ट और घटा दिया इसको 11%। हमारी ये हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा 11%। अब ये जो हालत बिगड़ती गई, अब हम लोग बड़े परेशान, हमारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस सब बहुत परेशान होते हैं। और परेशान होने के बाद अब इनके पास अमेरिका के, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं अमेरिका के पास, पास नहीं, अब ये क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF, सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि फाइनेंस प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को जिनको हेल्प की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एक IMF है और एक वर्ल्ड बैंक, आपने इनका नाम सुना ही। साथियों जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, इनके पास हमारा भारत देश जाता है। ठीक है, एक्चुअल में देखें ना तो इन पर जो कंट्रोल है, अगर प्रभुत्व देखें तो इन पर कंट्रोल भी अमेरिका का ही है प्रॉपर तरीके से। अगर हम ध्यान से समझे तो अमेरिका का ही है, इसलिए मैं बोला अमेरिका का। ठीक है, वैसे तो ये बोले जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन है अमेरिका का ही कंट्रोल।
अब यहां पे क्या होता है, इंडिया जाता है इनके पास और कहता है क्या कि साहब हमें मदद की जरूरत, पैसे चाहिए, मैं फौरन करें। जब इस बात के लिए जाते हैं ये, तो अब यहां पे इनको क्या सजेशन देता है आईएमएफ कि भैया देखो, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमें इस बात की इजाजत दीजिए। किस बात की? कि हम विदेशी कंपनी, कौन कह रहा है? आईएमएफ क्या कह रहा है? कि हम विदेशी कंपनी, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं और जो अदर कंट्री हैं, हम सभी कंट्री आपके देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके देश के अंदर हम व्यापार कर सकते हैं, इस बात की हमें इजाजत दीजिए। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस, जिस बात का डर था आज हमें वही करना, लेकिन लास्ट में इनको मजबूरी होकर इस बात को मानना पड़ता है। ये देश में आते हैं, मीटिंग बात को मानते हैं और फिर ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल होते हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, अगर किसी देश को वो करना पड़ता था क्या, अगर बिजनेस ओपन करना है या फिर अगर अपने बिजनेस को यहाँ पे आके ओपन करना है तो बहुत ज़्यादा लाइसेंस लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कतारें खड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें खड़ी होती थी, जिस वजह से हमें लाइसेंस लेने के लिए इस देश के अंदर बिजनेस करना है। अगर किसी भी देश को अगर इस देश के अंदर बिजनेस करना है ना, हमारे देश के अंदर, तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें होती थी लाइसेंस बनवाने के लिए। लेकिन अब ये जो लाइसेंस बनवाने के लिए लाइनें लगती थी भैया, तो इसी वजह से फिर भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। अब भ्रष्टाचार बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, धीरे धीरे चीजें खराब होती गई और खराब होने की नौबत इतनी आ गई कि हम फिर से इस बात के लिए मजबूर हुए कि बाहर के देशों को हम इस बात के लिए अलाउ करें कि आइए आप हमारे इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि ये बात सही था, लेकिन जिस बात का डर था वो उन्होंने फिर से ओपन किया अपने आप को और कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम अपने देश को, हम इस बात के लिए अलाउ करते हैं कि हम अपने देश को लिबरल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात लिबरल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और सॉरी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपने ये तीन वर्ड सुने हो, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी बोलते हैं। ये जो तीन वर्ड आपने सुना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए ऐसी सिचुएशन के लिए 1991 ये पॉलिसी ली और इससे पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, जो चरमराई हुई थी, धीरे धीरे रास्ते पे आने लगी। लेकिन यही जब अर्थव्यवस्था ठीक होने पे आई, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, देखिए उस समय हमारे पास जो रिजर्व कम होने लग रहा था, फॉरेक्स रिजर्व, कि एक ऐसा हम एग्जांपल ले कि अगर हमारे घर में सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर फाइनेंशियली बहुत वीकनेस, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो लास्ट चीज बचता है क्या पता है? हमारे घर की ताएं हैं, वो कहते हैं लो बेटा को जाके और पैसा लेके आओ तो को पूरी, यही कहते हैं ना। और यही चीज लास्ट में हो क्या कि चोरी से, जिसको किसी को ना पता लग पाए, कहां है सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई। यहां पे क्या बोला गया था कि हमारा देश जो है आरबीआई, सॉरी हमारा जो देश है उसके अंदर जो हमारा सेंट्रल आरबीआई इस बात के लिए मंजूरी लेता है कि हम चोरी से, विदाउट देश को पता चले, देश की जनता को ना पता चले, हम चोरी से अपने गोल्ड को गिरवी रखेंगे, बेच देंगे। वही चीज हुआ, क्योंकि हमारा देश की पूरी चला गई थी और हम फिर अपना है वो, जब हमने अपना सोना गिरवी रखा तब जाके हमारे पास वो, फिर हम अपने, ये हमारी पूरी कमेटी बैठी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला। कैसे पता चला भाई? जब न्यूज में आया ये चीज पता चलता है यार, नहीं हमारे देश से गोल्ड को रखा गया है गिरवी। उस समय गोल्ड को गिरवी रखा गया था, ध्यान रखिए, बात को समझिए। जब गोल्ड को ये गिरवी रखते हैं तो कुछ गोल्ड आपके रखे जाते हैं जापान में, कुछ, जिससे फिर हमारे देश को $400 मिलियन अप्रोक्स रिसीव होता है और अपने देश, ठीक है। तो आज का न्यूज जो है वो न्यूज ये है कि हम इस बात को समझते हैं कि बाहर के देशों, मतलब यूके से, जिस देश को हमें पैसे की जब जरूरत थी तो हमने पैसा मंगवाने, हमें पैसे की जब जरूरत थी तो हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमने पैसा लिया था और अपनी जरूरतों को पूरा किया था।
आज हम उसी देश से हमने अपना रिजर्व वापस लिया है, जो रिजर्व उनके पास हमने वो भी 100 टन, थोड़ा बोड़ा नहीं, 1 टन 2 टन 5 टन 10 100 टन, 1 लाख किलो सोना मायने रखता है साथियों, मायने रखता है 1 लाख किलो सोना। आज वो देश की हमारी मजबूती। अब हम यहां पे समझते हैं क्या, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सर हमने जो सोना वो जमा किया था, क्या गिरवी रखा था, वो सोना मंगाएगा? जी नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत पहले ही वापस ले लिया था अपना। जो गिरवी रखा था वो बहुत पहले वापस ले लिया था। ये तो हमारा खुद का रखा हुआ सोना जो हमने खुद जमा किया था जाके, एज ए रिजर्व की तरह, इकट्ठा की तरह। जैसे मैं बोलूं कि भाई अपने दोस्त को, ये ले भाई मेरे पास पैसे थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, ये ले अब मेरा ना क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए रखे रहे, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे से ले लूंगा। ठीक है, मैंने एक सिक्योरिटी पर्पज से रखा हुआ है। सर सिक्योरिटी पर्पज से क्या मतलब? हमारे देश में अगर हम सोना रखते हैं तो क्या चोरी होने का डर है क्या? जी नहीं, चोरी होने का तो डर नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसको हम समझेंगे कि किस बात का डर है कि हमें दूसरे देशों के पास, दूसरे बैंकों में जाके हमें अपना सोना रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको अभी हम समझेंगे क्यों रखना पड़ता है। तो ये है न्यूज की जो खबर है, आप किस देख सकते हैं। ये वो भंडारण है जहां पे आपके देश का सोना, बहुत सारे देशों का सोना रिजर्व रखा जाता है। यहां पे ये वो जगह है आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये क्या बोलते हैं जगह है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसके नीचे 9 ऐसे अंडरग्राउंड, उसके अंडरग्राउंड में 9 ऐसे बेसमेंट बनाए गए जहां पे सभी देशों का सोने को यहां पे एज अ रिजर्व रखा जाता है, ये देख सकते हैं। और यहां पे सभी को जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की जो हमारी रानी है या फिर जो राजा है उनको ही जाना यहाँ पे देखने के लिए अलाउ है। जैसे कि देख सकते हैं कि ब्रिटेन की रानी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। साथियों अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यही न्यूज है आपका, आरबीआई शिफ्ट 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम वॉल्ट्स यूके टू इंडिया। कहीं ना कहीं भारत देश ने 100 टन सोना अपने देश पर मंगा लिया है वापिस। ठीक है, तो हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि आप सभी लोगों को पता है, पीएम इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी के अंदर संजीव सान्याल जी इस बात की खबर देते हैं 31 मई को कि हम कहीं ना कहीं अपने सोने को, 100 टन सोने को वापस ले। ठीक है, तो ये कुछ स्थिति इन्होंने बताई कि एक टाइम था कि हम सभी लोगों ने, एक टाइम था 91 में हमने सोने को गिरवी रखा था, पैसे की जरूरत थी हमें, और आज एक वो समय है कि हमने उसी देश से अपना 100 टन सोना, 1 लाख किलो वापस ले। ये बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही साथ अगर हम समझें कि अब एक्चुअल में आरबीआई कहां रखता है सोना, क्या आरबीआई जहां आप देखते हैं क्या यहां सोना रखती? जी नहीं, आरबीआई का जो सोने का भंडारण है वो रखता है आपके नागपुर में, मुंबई के मिंटो रोड और नागपुर में आरबीआई ने रिजर्व अपना रखा हुआ है। क्या ये जो सोना मंगाया है जो इसको फिर कहां रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे मैनेज किया है वैसे बाकी गोल्ड है, जैसे ये 100 टन भी वहीं पे रखा जाएगा, जिसको जाना है वहां से लेके। ठीक है, ऐसा है नहीं बिल्कुल, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो अब ये चीजें एक्चुअल में हुआ क्यों, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि हम सोना गिरवी रखते, गिरवी कह रहा हूं, रिजर्व रखते, क्या हमारे देश में जगह नहीं है क्या सोना रखने की? भाई हमारे देश में क्या सोना रखने की जगह नहीं है? भाई बिल्कुल है, जगह है, क्या बहुत ज्यादा जगह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि जो हम दूसरे देशों में सोना रखते हैं, इसके पीछे मेन कारण यह है कि भाई देखो, हर 5 साल में या हर किसी न किसी की सत्ता आती रहती है। अभी तो जैसे बीजेपी सरकार चल रही है तो अभी 10 सालों से यही है। ठीक है, अब ये जो सरकार बदल रही है तो सरकार बदलने में ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई अपने पर्सनल पर्पज के लिए इस सोने को यूज ना कर ले। ठीक है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, कोई ऐसा जानता नहीं है। ठीक है, पर्सनल पर्पज से ना यूज कर ले। और दूसरी चीज सिक्योरिटी पर्पज भी बहुत मायने रखता है, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी कहीं ना कहीं हमने वहां पे जमा किया हुआ है। तो ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री ये थी कि हमने भारत से जो सोना हमने जब गिरवी रखा था वो इतिहास हमने यहाँ पे पढ़ा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमने क्यों रखा था गोल्ड। ठीक है, हम क्यों रखते हैं, और या सॉरी क्यों रखा था, हमने पूरा अच्छे से समझा कि हमने 46.91 अप्रोक्स 47 टन, 47 टन सोना हमने गिरवी रखा था उस समय, जिसके बदले हमें $400, $400 मिलियन हमें रिसीव हुए थे। और फिर हमने उस अमाउंट से हमने अपने देश को संभाला और संभालते हुए फिर चीजों को सही किया। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको समझाया था, 9% 1 जुलाई को और 3 जुलाई को आपकी 11% कहीं ना कहीं
4% तक अपने जो करेंसी है उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर दिया गया, डी वैल्यू कर दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, अपने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रिवैल्यूएशन किया जाता है, करेंसी की बढ़ा दी जाए या फिर घटा दिया जाए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट करती है। अगर अब हम बात करें कि अभी हमारे पास गोल्ड रिजर्व कितना है, अभी हमारे पास गोल्ड रिजर्व कितना है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों, लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास 794 टन, लास्ट ईयर मतलब 2023 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 794 करोड़ सॉरी 794 टन सोना हमारे पास था। हमारे पास मतलब हमारे पास टोटल रिजर्व जो गोल्ड रिजर्व है वो इतने का रिजर्व रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें कि उसमें से जो 514 करोड़ वो है, 514 टन सोना है, वो हमने एज ए रिजर्व दूसरे देशों में रखा था अलग अलग। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ आपके यूके में या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही गिरवे सोना को रिजर्व रखें। ठीक है, ये अलग अलग देशों में हमने, हमारे पास जो टोटल गोल्ड का रिजर्व है, टोटल गोल्ड का रिजर्व, उस टोटल गोल्ड के रिजर्व में हमने 514 टन सोना, 540 टन जो गोल्ड है उसको एज अ दूसरे देशों में एज अ रिजर्व की तरह हमने रखा हुआ है। आप समझ रहे होंगे क्या ये सर जो सोना रखते हैं तो क्या इसमें पैसा मिलता है क्या हमें? जी नहीं, हमें उल्टा बल्कि इसका पैसा देना पड़ता है, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, एज अ फी देना पड़ता है। ठीक है, अभी इसके पीछे ये भी एक कारण है कि हम जो मंगाए हैं सोना अपना वापस लिए हैं, इसके पीछे यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें जो फी पेमेंट करना हो रहा था, जो हम फी पेमेंट कर रहे थे, उसको अब हमें नहीं करना क्योंकि हमने अपना मंगा लिया वापस। ठीक है, जैसे आप समझिए कि अगर आपने लोन लिया है किसी से और लोन ले अगर वो चुक जाता है, लोन अगर चुका देते हैं, उसका इंटरेस्ट या फिर लोन जितना चुकाते जाते हैं, आपको थोड़ी राहत। ऐसे ही कुछ हुआ, 514 टन जो सोना रखा था उसमें से 100 टन सोना मंगा लिया है वापस। साथियों अगर हम इसकी बात करें, देखिए होता क्या है, हमारे देश का जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, वो जितना अच्छा होता है हमारे देश के डेवलपमेंट उतना ही अच्छा माना जाता है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी, जितना अच्छा फॉरेक्स माना, जितना अच्छा फॉरेक्स हो, जितना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना, तो हम क्या करते हैं अपने पास, दूसरे देशों के पास, और साथ ही साथ हमारे जो आईएमएफ है, आईएमएफ या फिर जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो हमने आईएमएफ पे, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आईएमएफ के पास अपने गोल्ड को और अपने एसडीआर को, एसडीआर मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या होता है, क्योंकि इस गोल्ड के रिजर्व और इस एसडीआर के जो एसडीआर रिजर्व, इन दोनों के ही बिहाफ पे, जिस देश का ये सबसे ज्यादा होता है या जिस देश का ये जितना ज्यादा होता है, उस देश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको उतना अच्छा माना जाता है उस मामले में, किस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज उतना ही अच्छा है। जैसे अगर हमारा गोल्ड का रिजर्व और हमारा कहीं ना कहीं एसडीआर जो है, अगर आईएमएफ के पास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें इस बात की प्रायोरिटी दी जाएगी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। अब ये एसडीआर क्या है? एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे 5 इंटरनेशनल करेंसी के पांच इंटरनेशनल टाइप्स ऑफ करेंसी का हमें रिजर्व बनाकर हमें आईएमएफ के पास रखना हो। वो 5 इंटरनेशनल करेंसी है, जैसे मान लीजिए जापानीज, चाइनीज येन, और आपके एक हो गया, 2 हो गया, डॉलर, यूरो और पाउंड। ये 5 तरीके की करेंसी हमें आईएमएफ के पास एज अ रिजर्व, एज ए के रूप में रखना पड़ता है, जिससे ये डिसाइड होता है एसडीआर और गोल्ड रिजर्व से कि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। ठीक है, जितना ज्यादा ये रखा होगा उतना ही अच्छा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें इस देश के बारे में, तो अगर 5 ईयर की बात करें, 5 सालों की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर में हमने 40%, कितना परसेंट, हमने 40% गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज किया। कितना परसेंट? लास्ट ईयर में हमने लास्ट 40% कहीं ना कहीं गोल्ड का जो रिजर्व है अपने पास हमने इंक्रीज किया, मतलब हमने परचेज भी किया है। एक बात, इस बात को आपको मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लास्ट में उसको थोड़ा डिस्कस करें कि जो गोल्ड रिजर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारा जो गोल्ड जो हम पहनते हैं, जो हमारे देश की महिलाएं पहनते हैं, वो वाला गोल्ड इसके अंदर इंक्लूड नहीं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वो वाला गोल्ड इसके अंदर इंक्लूड नहीं है जो हम पहनते हैं या फिर हमारी जो
ठीक है, ये सिर्फ वो वाला गोल्ड है जो गोल्ड आरबीआई एज अ रिजर्व बना के, तो अगर लास्ट के 5 सालों में देखें तो कहीं ना कहीं 40% गोल्ड रिजर्व में इजाफा हुआ है। साथियों, अगर हम बात करते हैं रैंकिंग की कि हमारे देश का जो पूरे दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में अगर रैंकिंग देखें तो आज हमारा देश जो है, जो पहले 10वें नंबर पे हुआ करता था, आज वो फिसल कर एक अच्छे 9वें नंबर, अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो हमारा देश 9वें नंबर पे लाई करता है, जो कि ये डाटा अब चेंज होकर हो गया है 822 टन। आप सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, 822 टन सोना का जो कारण है वो हमारे पास इंक्रीज हुआ। अप्रोक्स इन 5 सालों में 203 टन अप्रोक्स 203 टन अप्रोक्स हमारे पास इंक्रीज हुआ है लास्ट के कुछ ईयर्स में। ठीक है, बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 822 टन सोने का अभी हमारे पास भंडारण है, जो कि हम 9वें नंबर से 8वें नंबर से 10वें नंबर से फिसल के हम 9वें नंबर पे आए हैं, हमारी रैंकिंग बढ़ी है। अब बात करें अगर हम पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा अगर सोने का जो रिजर्व है वो किसके पास है, 8133 टन हमारे यूएसए के पास, जर्मनी के पास 3362, 2451 टन इटली के पास, फ्रांस के पास ये है आपके रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, फिर जापान, फिर इंडिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर आपको लगेगा अरे सर ऐसी बात कर रहे हैं क्या, इसीलिए अमेरिका इतना डेवलपमेंट है क्या, कि अमेरिका के पास हमसे कहीं ना कहीं अगर देखें तो 822 टन सोना हमारे पास है, और इसका 10 गुना अप्रोक्स सोना अमेरिका के पास है। क्या सर यही एक बहुत बड़ा कारण है क्या, जो अमेरिका इतना डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका के पास इसलिए इतना ज्यादा पैसा है क्या? हो सकता है एक कारण हो, लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बताऊं, इसका 4 गुना, किसका, अपने का नहीं, इसका 4 गुना बात कर रहा हूं मैं, इस 8133 करोड़, इसका 4 गुना गोल्ड हमारे देश के पास खुद है। क्यों? क्योंकि मैंने भी जस्ट समझाया आपको कि साथियों हमारे देश की जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो आरबीआई की बात कर रहे हैं, वो आरबीआई सिर्फ 822 करोड़ टन का 822 टन का सोना रखी है। 822 टन सिर्फ सोना आरबीआई के पास रिजर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं 22,000 से 23,000 टन सोना, मैंने क्या बोला, 22,000 से 23,000 टन सोना हमारे पूरे देश की अगर महिलाओं के जो पहनते हैं डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर इरेगुलर बेसिस पे जो घरों में रखते हैं, तो 22,000 से 23,000 टन सोना सिर्फ महिलाओं के पास है हमारे। हम साथियों अगर बात करें इटली की, तो इटली के पास जितना सोना रिजर्व में रखा है ना, इतना सोना तो हमारे देश के मंदिरों में चढ़ा हुआ है। अब आप समझिए इन देश क्या है कि ऐसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, लेकिन अब एक समय आएगा नहीं कहा जाता है, हम बदल के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जो ये रैंकिंग है, सिर्फ ये रैंकिंग रिजर्व में दिखाया जा रहा है, देश के बैंकों में कितना रिजर्व। ठीक है, तो हमारे देश में महिलाओं के पास और मंदिरों में जितना सोना चढ़ता है वो कहीं ना कहीं इनसे कहीं गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथियों अब हम बात करते हैं कि ऐसा आरबीआई ने किया क्यों, ऐसा हमारे देश ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि उस देश से सोना मंगा लेना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास, आपको पता होगा कि अभी बीच में हमारे रशिया और यूक्रेन का वार छिड़ा हुआ था। ठीक है, इस वार में हुआ क्या था कि अब भाई रशिया ने क्या किया कि रशिया ने बहुत जगह, जैसे हमने अपना रिजर्व बना रखा है, अपना कुछ रिजर्व सोना, कुछ सोना गिरवी नहीं सॉरी रिजर्व रखा हुआ था किसके पास, यूके के पास, कि भैया हमारा सोना रखे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम अपना ले लेंगे। तो ऐसे ही रशिया ने भी बहुत सारे देशों में अपने कुछ एसेट्स जो हैं वो रखे हुए थे दूसरे देशों के बैंकों में एज अ रिजर्व। लेकिन जैसे ही ये वार छिड़ता है, बहुत सारे देश इसके बीच में आते हैं कि भैया वार बंद करो, इसे खत्म करो, रशिया को पीछे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रशिया जो नहीं मानता, तो अब ये क्या करते हैं बाकी सारे देश, इसका रशिया का जितना भी एसेट्स रखा हुआ था दूसरे देशों के बैंकों में, उसको सारा का सारा फ्रीज कर लिया। क्या कर लिया जाता है, सारा का सारा जितना भी एसेट्स था सबके सब फ्रीज कर लिया जाता है, जिसके वजह से रशिया को बहुत परेशान।
और फिर फ्रीज करने के साथ ही साथ रशिया का ही एसेट्स किसको दिया जाता है? इन भाई साहब को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और क्या करने के लिए कि भैया ये लो, इससे तुम अपना रिजर्व बढ़ाओ और पैसा बनाओ, और पैसा बना के मतलब क्या बोलते हैं, डिफेंस अपना सिस्टम बढ़ाओ और फिर रशिया को हराने को। मतलब रशिया का ही पैसा उसके दुश्मन देश को दिया जाता है यूज करने। कितनी गजब की बात है ना? तो कहीं ना कहीं इस बात का हमें भी डर था। अप्रोक्स 282 करोड़ बिलियन डॉलर की बात करें, बिलियन है बिलियन डॉलर है अप्रोक्स, मैं एग्जैक्ट आइडिया थोड़ा, अप्रोक्स 282 मिलियन डॉलर के रूप में आपके रशिया फिर पुतिन है इनका अमाउंट को, तो कितनी गजब की बात है ये। तो अब ये इस चीज से हमें एक सीख मिली क्या, भैया जो हमने रिजर्व बना के रखा है ना, उस रिजर्व को कहीं ना कहीं हमें उस पर थोड़ा सा क्योंकि हम उसका फी भी पे कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पीओके को, क्या पता हमारा मूड बन जा रहा है, चलो आज पीओके लेके आते हैं यार, क्या करते हैं पीओके को लेके आते हैं, फिर देखा जाएगा जो। अब हमने लड़ाई कर लिया पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान से लड़ाई कर लिया और फिर हमारे जो रिजर्व्स और देशों में है, पता चला भाई वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए और पाकिस्तान को हमारा ही रिजर्व वो पाकिस्तान को दे दें क्योंकि ये लो भैया हमारा ही रिजर्व, और फिर सैंक्शन पे सैंक्शंस लगा दें हमारे ऊपर, सैंक्शन खेलने लगे, हम पे सैंक्शंस लगा दें और फिर हमारे ही रिजर्व पाकिस्तान को दे दे और पाकिस्तान को यूज करने के लिए दे दे और वहां पे अप्लाई करे, लड़ाई करे। तो कहीं ना कहीं वो हमारा डूबने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्यों नहीं हम ऐसा किए कि भैया निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ, ये देखिए 280 बिलियन, हाँ ये रहा देखिए 280 बिलियन अप्रॉक्स इनको फ्रीज होने का डर। तो अब सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम यहाँ पे देखें निकालने का जो मेन रीजन था, वो ये था सबसे पहला कि कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव। यही चीज कि हमारा जो कॉस्ट लग रहा था, जो वहां पे रिजर्व रखने का जो हम फी पे कर रहे थे, अब वो हमें थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा क्योंकि भाई 514 करोड़ हमने 514 टन हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। हालांकि अलग अलग बैंकों में रखा है, इंटरनेशनल बैंक में रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं 100 टन विड्रॉल किया तो एटलीस्ट 100 टन का पैसा अब हमें नहीं देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है। दूसरा, एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। भाई एक बात बताओ, सोना जब वापस आया है तो एक अलग तरीके का थोड़ा सीना चौड़ा करके हमारा देश भी खड़ा होकर दिखाया भैया हमने सोना डेवलप्ड हो चुके हैं कि अब हम अपना खुद रिजर्व बना सकते हैं, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होने की जरूरत नहीं है। ये अब हमें एक जज्बा मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल गोल्ड, कहीं ना कहीं अगर हमने देखें तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास गोल्ड हमारा पूरा वापस आ रहा है, धीरे धीरे रिजर्व बढ़ रहा है। तो गोल्ड का अगर हम अमाउंट देखें तो वो हमारे पास इंक्रीज होगा क्योंकि हम क्या करें, टोटल 822 करोड़ है, तो टोटल 822 टन है, ठीक है। उस 822 टन देखिए, चाहे वो जो हमने रिजर्व बनाया है जो, तो क्या आप ये बिल्कुल ना सोचे कि 822 टन प्लस 100 टन और आ गया तो अब 922 टन हो गया, जी नहीं। इस पूरे 822 टन में से ही 100 टन वहां पे 514 टन वहां रखा गया था, जिस 514 टन मंगा लिया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि हमारे देश ने इस क्यों किया है, ऐसा क्यों ऐसे स्टेप लिए गए हैं। क्लियर है आप सभी को? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आप सभी को क्लियर है। और आज का सेशन यहीं पे करते हैं एंड, और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं और किस सेशन का आप सभी लोग चाहते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या है वो क्वेश्चन, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, यूएसए, यूएई या जर्मनी। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन का जो कि डिटेल में आपको थोड़ा सा देना है, क्या विल गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट इन इंडिया, क्या ये जो हुआ है, जो इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड वापस लिया है, रिजर्व का वापस लिया, क्या इससे जो गोल्ड प्राइस है हमारे भारत देश के अंदर वो क्या इंपैक्ट करेगा, क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा गोल्ड प्राइस पे। आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ साथियों, हमारे इस को अगर आप सभी लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके कि हम ऐसे जानकारी वीडियोस, ऐसे
इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक पहुंचा सकें। प्लीज गाइज, आप सभी लोग सेशन को अगर पसंद किया हो तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट करें अपना जरूर, और अपने सभी साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें ताकि उन सभी तक भी ये इंफॉर्मेशन डिटेल में पहुंच सके कि क्या एक्चुअल में हुआ है। और जरूर प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे एक सेशन के जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, वो सभी वीडियोस आप सभी तक पहुंच सकें। क्योंकि साथियों, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए कि हम पहली बात तो क्लास 9th टू क्लास 12th तक आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को कुछ शॉर्ट वीडियोस, किसके बिहाफ पे शॉर्ट वीडियोस, वो 1 मिनट वाले शॉर्ट्स नहीं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, कुछ शॉर्ट वीडियोस लाइक 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के कुछ शॉर्ट वीडियोस हम आप सभी लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को कम समय में ज्यादा चीजें सीखने। तो आप अगर ये सभी चीजों का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज पिन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा इसके थ्रू। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते रहें, और हंसना जरूरी है जीवन में। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी तरफ से हाइड्रेटेड रखिए खुद को और ख्याल रखिए अपना, क्योंकि अगर जीवन है तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।